जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सभी बच्चे अपना बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का आंसर की मिला लेंगे। आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। बाकी जिनका एग्जाम होने वाला है, किसका एग्जाम होने वाला है, तो माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में एग्जाम होने वाला है 19 मई 2026 को, ठीक है। और बीयू झांसी में आपका एग्जाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर में 26 मई 2026 को। बाकी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एग्जाम होने हैं आपके 20 जून यानी अगले महीने में 20 जून 2026 को, ठीक है। बाकी अलग अलग विश्वविद्यालय में जैसे लगभग सभी के एग्जाम अब खत्म ही हो रहे हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का एग्जाम खत्म हो गया। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय है ना, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ठीक है। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप लोग भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका एग्जाम बाकी है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लास को हाइप कर दीजिएगा, नीचे हाइप का बटन दिया होगा है ना, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, इस्लामी सांस्कृतिक क्षेत्र मुख्यतः किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इस्लामी जो सांस्कृतिक क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो भाषा है लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो सांस्कृतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है ना। कल्चरल जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है लैंग्वेज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, सांस्कृतिक प्रसार यानी कल्चरल डिफ्यूजन का अर्थ है। कल्चरल डिफ्यूजन का अर्थ होता है सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रसार है ना, सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रसार, सेपरेट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है सबसे छोटी सांस्कृतिक इकाई को क्या कहा जाता है। तो जो सबसे छोटी सांस्कृतिक इकाई होती है उसे सांस्कृतिक लक्षण कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, संबंधित भाषाओं का समूह किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है, संबंधित भाषाओं का जो समूह होता है उसे भाषा परिवार कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है ना, लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जातियों का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया। क्या कह रहा है, कितनी जातियों में किया गया है, तो 7 जातियों में किया गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोग किताब में भी पढ़ रहे होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन पारंपरिक मानव जाति वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्या कह रहा है, पारंपरिक मानव जाति में कौन आपके सम्मिलित नहीं है। तो देखें इसमें मंगोलायड है, काकेसाइड है और नेग्राइड, ये तीनों क्या हैं, पारंपरिक मानव जाति के वर्गीकरण में शामिल है। यूरोपियनाइड आपके शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8। अच्छा आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है कि सर मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर ये लग रहा है क्वेश्चन गलत है, हम कहाँ से इसे क्लियर करें। कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आपका आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि भूगोल में भाषाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है ना, जो जियोग्राफी है इसमें भाषाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भाषाओं के अध्ययन को भाषाई भूगोल कहा जाता है, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक जियोग्राफी कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ है। सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ होता है समान संस्कृति वाले क्षेत्र। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती की विशेषता क्या है। क्या कह रहा है, प्रकीर्ण ग्रामीण, ठीक है ना। इसमें आप लोग इंग्लिश में देखते चलेंगे जी, इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है ना। तो प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती की विशेषता है, क्या विशेषता होती है, तो घर जो है होते हैं इसमें दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना।
प्रकीर्ण ग्रामीण कैसी होती है? तो इसमें घर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर। अच्छा, प्रकीर्ण मतलब क्या होता है? फैलाव, ठीक है ना, फैलाव। प्रकीर्ण मतलब फैलाव होता है, फैलाव यानी दूर दूर तक, ठीक है। अब समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है कि सघन बस्तियों को क्या कहते हैं? सघन बस्तियों को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बस्तियां कहा जाता है, ठीक है ना, नाभिकीय बस्तियां। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, रेखीय बस्तियां कहाँ विकसित होती हैं? जो रेखीय बस्तियां होती हैं यह नदियों या सड़कों के किनारे विकसित होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए पूछा गया है कि नगरीकरण का अर्थ है, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है? तो शहरों का विकास। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा गया है स्मार्ट सिटी का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्मार्ट सिटी का मुख्य लक्ष्य है तकनीक और सतत विकास, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि भूगोल में निर्यात या निवेश की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैविक एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित है। क्या कह रहा है? भूगोल में निर्यात यानी जो रेस है किससे संबंधित है? जैविक एवं शारीरिक विशेषताओं से, ठीक है। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर आपसे पूछा गया है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है किस विद्वान ने मानव जातियों को काकसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया? तो यह विभाजित किया है ए.एस. क्रोएबर ने, ठीक है ना। क्रोएबर ने मानव जातियों को काकसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड, ठीक है ना, निग्राइड, ये 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है मंगोलाइड जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलाइड जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी एशिया में मंगोलाइड जाति पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है निग्राइड जाति मुख्यतः किस महाद्वीप से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है निग्रोइड जाति, ठीक है ना। निग्रोइड जाति मुख्यतः किससे संबंधित है, किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन है, काकसाइड जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकसाइड जाति ये पाई जाती है यूरोप और पश्चिम एशिया में, है ना। काकसाइड जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यूरोप और पश्चिम एशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो जो आपका एशिया महाद्वीप है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा गया है एक ही देश के भीतर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? तो एक ही देश के अंदर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रवास को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, देशों के बीच होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? यानी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, तो उसे बाह्य प्रवास कहा जाता है, ठीक है ना। देश के बीच होने वाले प्रवास को बाह्य प्रवास। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। एक देश से, इंडिया से चाइना जा रहे हैं तो वो क्या है? बाह्य प्रवास हो गया, ठीक है। भारत से भारत में ही जा रहे हैं तो वो क्या है? आंतरिक प्रवास है, ठीक है ना। भारत से मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत में केरला जा रहे हैं, पूरब में आप जा रहे हैं, तो वो क्या है? आंतरिक प्रवास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है ना। पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है ना। जो माल्थस ने सिद्धांत दिया था वो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को दो तीन तीन तरीके से पूछता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रवास के आकर्षण कारक हैं। प्रवास के आकर्षण कारक कौन कौन से हैं? तो आकर्षक कारक हैं रोजगार के अवसर, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रवास के आकर्षण कारक कौन से हैं? रोजगार के अवसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है आपसे, प्रवास के प्रेरक यानी पुश कारकों में शामिल है। तो पुश कारकों में आपके शामिल हैं गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि कब होती है। तो जनसंख्या वृद्धि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। ठीक है, तो क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, यानी ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना, और जो मरने वालों की संख्या है वो कम है। ठीक है, तो क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कितने चरण होते हैं। बहुत ही बच्चों का इसमें डाउट रहता है, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन है। देखें, जो सीपी ब्लैकर हैं, कौन है, सीपी ब्लैकर जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने जननांख्यिकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं सर। तो पहले अवस्था में इन्होंने बताया था उच्च स्थिर, दूसरे अवस्था में बताया था प्रारंभिक विस्तार, तीसरे चरण में देर से विस्तार, चौथे चरण में निम्न स्थिर, पांचवें चरण में घटती हुई जनसंख्या। ठीक है ना, ये 5 बताए थे आपके सीपी ब्लैकर भूगोलवेत्ता ने जननांकी संक्रमण मॉडल में। ठीक है, तो याद रखिएगा 5, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है जिस चरण में मृत्यु दर घटती है पर जन्म दर अधिक रहती है वो क्या होगा, कौन सा चरण होगा। तो यह आपका द्वितीय चरण होगा। ठीक है ना, जिस चरण में मृत्यु दर घटती है और जन्म दर अधिक रहती है उसे द्वितीय चरण कहते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है आपका। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है मानव भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल है, ठीक है ना, ह्यूमन जियोग्राफी है, ये मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया है नियतिवाद का प्रमुख समर्थक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नियतिवाद का प्रमुख समर्थक है फ्रेडरिक रेटजेल। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। अगला क्वेश्चन है भूगोल किसका अध्ययन करता है। जो आपका जियोग्राफी है ये किसका अध्ययन करता है। तो घटनाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है भूगोल। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें पूछा गया है प्रणाली दृष्टिकोण के अध्ययन किया जाता है। प्रणाली दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है सर। तो इसमें किसी एक घटना का वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें पूछा गया है प्रादेशिक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है। ठीक है ना, प्रादेशिक दृष्टिकोण ये आपका केंद्रित होता है संपूर्ण क्षेत्र पर। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 नंबर है कि जीव भूगोल क्या कर रहा है, जीव भूगोल यानी बायोग्राफी, है ना, बायोग्राफी किसका अध्ययन करता है। तो जो आपका बायोग्राफी है, जीव भूगोल है, ये आपका अध्ययन करता है वनस्पति और जीवों के वितरण का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है भूगोल किसे जोड़ता है। तो जो भूगोल है ये मनुष्य और पर्यावरण को जोड़ता है, मैन एंड इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है संभववाद किस पर जोर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संभववाद किस पर जोर देता है, मानव स्वतंत्रता पर जोर देता है संभववाद। ये ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन है नवनियतिवाद को और क्या कहा जाता है। नवनियतिवाद को, ठीक है ना, नियो डिटर्मिनिज्म को और क्या कहा जाता है। तो स्टॉप एंड गो नियतिवाद। ठीक है ना, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ। ठीक है ना, रुको और जाओ। आपके एग्जाम में कई बार पूछता है रुको और जाओ नियतिवाद किससे संबंधित है। तो ये नवनियतिवाद को कहा जाता है, नवनियतिवाद से संबंधित है, इसी का ये दूसरा रूप है या इसी का ये सेकंड नाम है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नवनियतिवाद को और क्या कहा जाता है, रुको और जाओ नियतिवाद। ठीक है, स्टॉप एंड गो नियतिवाद। चलिए प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया है महासागर विज्ञान किसका अध्ययन करता है। जो महासागर विज्ञान है ओशियनग्राफी, है ना, ये आपका अध्ययन करता है महासागरों का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न रियल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 42, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा किस परिवार से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
अंग्रेजी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, सांस्कृतिक परिदृश्य का अर्थ है, ठीक है ना। कल्चरल लैंडस्केप का अर्थ क्या होता है, तो सांस्कृतिक परिदृश्य का अर्थ है मानव द्वारा परिवर्तित परिदृश्य, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 44, इसमें पूछा गया है कि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र सामान्यतः क्या कहलाता है, तो भारत का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है यह आपका क्या कहलाता है, भारतीय क्षेत्र कहलाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इंडिक क्षेत्र, इंडिक रियल्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा गया है किसी क्षेत्र में भाषा के प्रसार का अध्ययन किया जाता है, भाषा के प्रसार यानी भाषा का जो फैलाव है, ठीक है ना, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें, भाषाई भूगोल में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। किसी क्षेत्र में भाषा के प्रसार का अध्ययन किया जाता है, भाषाई भूगोल में किया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 47 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति मुख्यतः किसके माध्यम से प्रसारित होती है, जो संस्कृति है, ठीक है ना, जो कल्चर है ये किसके माध्यम से प्रसारित होती है, किसके माध्यम से फैलती है, तो शिक्षा और परंपरा से फैलती है, ये ऑप्शन आपका राइट है, एजुकेशन और ट्रेडिशन से फैलती है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पूछा गया सांस्कृतिक क्षेत्र की पहचान किस आधार पर होती है, जो आपका कल्चरल है, कल्चरल रीजन्स है ना, ये किसकी आधार पर होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र का जो पहचान है किसके आधार पर होता है, तो भाषा और धर्म के आधार पर होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसने विकसित की है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा को किसने विकसित की, कार्ल सायर ने विकसित की है, ये ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि भाषाओं के भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भाषाओं के भूगोल में अध्ययन किया जाता है भाषाओं के वितरण का, ये ऑप्शन आपका राइट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 पूछा है कि मानव जातियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मानव जातियों के अध्ययन को निर्जाति विज्ञान कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो ह्यूमन रेसेस हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंथोलॉजी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कारक मुख्यतः जातीय विशेषताओं को प्रभावित करता है, जातीय विशेषताओं को प्रभावित करता है जलवायु और पर्यावरण, ठीक है ना, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 है कि विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, क्या कह रहा है, हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है हिंदी भाषा, 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आपसे पूछा गया है मंदारिन भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, जो मंदारिन भाषा है यह आपका साइनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 56, इसमें पूछा गया है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्यतः कौन सा भाषा परिवार बोला जाता है, तो यहाँ पर अफ्रीका क्या बोला जाता है, अफ्रो एशियन भाषा परिवार, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक क्षेत्र कल्चरल रियलिज्म का, ठीक है ना, रियल्म का अर्थ है, सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाला बड़ा क्षेत्र, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पूछा गया है कि सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का व्यापक उपयोग किसने किया, ब्रुक ने किया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र है, प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र है पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र, इनमें से प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत मुख्यतः किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है, तो जो भारत है यह भारतीय, ठीक है ना, यानी आपका भारतीय क्षेत्र से संबंधित है भारत, ठीक है ना, भारत किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है, भारतीय क्षेत्र से, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए ये दोबारा क्वेश्चन आ गया
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है। तो वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है आपकी द्वितीय गतिविधि, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कौन सी आर्थिक गतिविधि है जो वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है, तो द्वितीय गतिविधि। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करता है। बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करता है आपका कौन, तो तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ है, ठीक है। मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आपस में जुड़े महासागरीय क्षेत्रों की क्या है, श्रृंखला, ठीक है ना। मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आपस में जो जुड़े होते हैं महासागरीय क्षेत्र, इनकी श्रृंखला। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक विशेषताओं और उनके स्थानिक वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे सांस्कृतिक भूगोल कहा जाता है, कल्चरल जियोग्राफी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किस प्रकार की कृषि मुख्यतः जीविका के लिए की जाती है। यानी जीविका के लिए की जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी कृषि होगी, तो जीविका कृषि होगी, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि तमिल भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तमिल भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कम लागत पर लंबी दूरी तक भारी माल के परिवहन के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है। तो जल परिवहन सबसे उपयुक्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पूछा है बस्तियों के आकार और सीमाओं के आधार पर उनके क्रम को समझाने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर इसमें पूछा है धर्म, भाषा और परंपराएं मिलकर क्या बनाती हैं। तो धर्म, भाषा और परंपराएं मिलकर के संस्कृति बनाती हैं, कल्चर। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर पूछा गया है कि गांव से शहर की ओर प्रवास को कहते हैं। गांव से शहर की ओर अगर कोई जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण नगरीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72। इसमें देखें इसमें पूछा है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024 में लगभग कौन सा है। तो यह आपका भारत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। जनसंख्या वितरण आपके जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन तीनों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है। क्या कह रहा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सहारा मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर इसमें 75। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा किसने दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा दी है डाल्टन ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले प्रवास को कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले प्रवास को बाध्य प्रवास कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौसमी प्रवास कब होता है। मौसमी प्रवास विशेष मौसम में होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 78। इसमें आपसे पूछा गया है गंगा का मैदान किसका उदाहरण है। गंगा का मैदान सघन जनसंख्या का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर इसमें पूछा है कि जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। जो जनसंख्या का पिरामिड होता है यह आयु संरचना को दर्शाता है, एज स्ट्रक्चर को। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना, रिसोर्स पर प्रेशर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है भूगोल का मुख्य ध्यान किस पर होता है। ठीक है ना, जो भूगोल है इसका मुख्य ध्यान होता है स्थानीय संबंधों पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 82 आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन भूगोल की शाखा नहीं है। तो देखें इसमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और महासागर विज्ञान, ये तीनों क्या है, भूगोल की शाखाएं हैं। समाजशास्त्र ये आपकी भूगोल की शाखा नहीं है। सोशोलॉजी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछा है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। मानव भूगोल का जनक, ये क्वेश्चन हर साल हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चले क्लियर हुआ। या फिर पूछेगा आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 84, इसमें आपसे पूछा गया है भूगोल समझने में सहायता करता है। जो भूगोल है, जो जियोग्राफी है, ये हमें क्या समझने में मदद करता है, तो यह हमें प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इसे समझने में मदद करता है। पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, इसको समझने में मदद करता है। संसाधनों का वितरण किस प्रकार हुआ है, इसको समझने में मदद करता है भूगोल। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 85, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक विषय के रूप में भूगोल क्या समाहित करता है। एक विषय के रूप में जो भूगोल है ये भौतिक और मानवीय दोनों पहलू को समाहित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक क्या करा, घनत्व वाला जनसंख्या, ठीक है ना, विश्व का सबसे अधिक घनत्व, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 87, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था थॉम्पसन ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सबसे पहले पूछा है तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 88, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के किस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। तो ये आपका होती है प्रथम चरण में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ होता है संसाधनों के सहित संतुलन जनसंख्या। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, इसमें पूछा गया है प्रवास का अर्थ है। प्रवास का अर्थ होता है अस्थाई या अर्ध अस्थाई स्थान परिवार। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलें प्रश्न नंबर 91, इसमें आपसे पूछा गया है कि भूगोल मुख्यतः किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जो भूगोल है ये पृथ्वी और उनकी घटनाओं से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 93, इसमें पूछा गया है कि भूगोल की कौन सी शाखाएं स्थलाकृतियों का अध्ययन करती हैं। तो जो भूगोल की भू आकृति विज्ञान है ये स्थलाकृतियों का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 94, इसमें पूछा है मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है इनके अध्ययन को मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है ना, ह्यूमन इकोलॉजी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है नियतिवाद मुख्यतः किससे संबंधित है। नियतिवाद मानव क्रियाओं पर पर्यावरण का नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96, इसमें पूछा है संभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन विलार्ड डी ला ब्लांस ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। पॉसिबलिज्म यानी संभववाद, ठीक है ना, किसका संभववाद का प्रतिपादन किसने किया, विलार्ड डी ला ब्लांस ने। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, इसमें पूछा है नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया है। नियो डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला है जलवायु और मौसम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जलवायु और मौसम का जो अध्ययन है वो आपका जलवायु विज्ञान में किया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले क्वेश्चन नंबर 99 को लेकर के बहुत ही बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट को, और कार्ल रीटर को भी आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे
आधुनिक मानव, क्या आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। अगर केवल क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ठीक है ना, बीपीएससी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बीपीएससी एग्जाम में आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है। ठीक है ना, कार्ल रिटर को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा गया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। और भी अगर अच्छे से समझना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं डीपली समझा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसमें 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? जो आपका जियोग्राफी है ये किस प्रकार का विज्ञान है? तो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों आपका जियोग्राफी का विज्ञान है। किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है ना, बाकी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है, क्लास कैसी लगी फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।